अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 19 रमजान मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 10 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत जबरदस्त सा गुजरा होगा। वैसे रमजान के अब हम उस फेज में या उस पहर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे बहरहाल अपनी दिल पेशोरी के लिए हम कह तो सकते हैं कि जी इबादत अपने बामे अरूज पे पहुंच जाती हैं और क्या क़यामुल लैल चल रही होती हैं और ये सारी बातें, ये तो खैर टीवी के लिए बातें होती हैं, लेकिन रेडियो के लिए बातें जो है ना वो ये है कि हम उस टाइम पे आ गए जहाँ पे पब्लिक एक्सट्रीम ठंड हो जाती है, बिल्कुल चिल, कोई काम नहीं करना, फिंगरों पे गिन रहे होते हैं बस ईद आने में कितने दिन रह गए और कौन सा काम मैं किस तरह ईद के बाद तक टाल सकूं और क्या रहे, है ना यही सिलसिला है। बिल्कुल जी, तो अब क्या कर सकते हैं। मैं अभी आते हुए मैं यही सोच रहा था कितने मेरे एक दो काम थे जो मैं सोचा था कि मैं वीकेंड में कर लूंगा, लेकिन यार सीरियसली कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। कहना सर अदील भाई ईद के बाद इंशाल्लाह, एक हफ्ता दे दें बस, ईद के बाद आपका काम, क्या कह सकते हैं। बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी एट adil_azhar, that's ADEEL_AZHAR। अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने बाद, मुझे थोड़ी सी जो है ना वो देर हो गई और आने में, साइन इन करने में, नहीं अपना जो मैंने बेंचमार्क, अपना जो मैंने मयार सेट किया है, आज मैं जब 7:14 पे मैंने साइन इन किया तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। यानी आदत भी क्या चीज़ होती है, तभी मैं कहता हूँ ना इंसान अपने आप को, अपने माइंड को और अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रोग्राम कर सकता है, सिर्फ एफर्ट करने की बात हो सकती है। तो चलें अभी चलते हैं ब्रेक की जाने, तकरीबन ये कोई 1.5-2 मिनट का ब्रेक है, इससे वापस आके हम प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning। and दोस्तों प्रोग्राम अभी ट्यून किया है सुबह के 7:20 हुए हैं अभी। चलिए आप लोग क्या मैसेजेस पे नजर डालता हूँ। अब्दुल रज़ाक साहब ने आज का जो मैसेज, अपने आज के कोटे का जो मैसेज भेजा है उसमें एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है, कहते हैं, और उस तस्वीर में जो है वो एक मोबाइल सिग्नल जैमर जो है वो नजर आ रहा है। कहते हैं when people do not switch off their mobile during namaz despite of imam साहब reminder, मस्जिद में ये आला नस्ब हुआ है ताकि मोबाइल के सिग्नल जैम हो जाएं, मस्जिद के नमाज के दौरान ना बजें। वैसे ये तो बात है, सही कहा आपने। चलें, वैसे पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अभी इस महीने को मैंने आपको बताया ना कि मेरे तो अब पड़ोस में एक मस्जिद जो है वो बन गई है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं है जिसमें किसी का मोबाइल बजा हो। वैसे वाकई ऐसा लग रहा है मुझे। खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। बिलाल अहमद साहब कहते हैं आज की बात, जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बात की है सर, वैसे जबरदस्त। तो 6 भी आएगा और 1 भी आएगा, लेकिन जिंदगी तो चलनी है। ब्यूटीफुल। तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई एंड रेडियो फैमिली, इट्स ब्राइट एंड सनी वेदर हियर, हैप्पी 19th रमजान टू एवरीवन। यस माशाल्लाह जी, उन रमजान की जो है वो अब 19वां रमजान, और मैं बता चुका हूँ कि अब रमजान के जिस पहर में हम दाखिल हो रहे हैं तो उस पहर की जो है वो खास खुसूसियत जो है वो क्या होती है। तो बहरहाल जी आपको भी 19वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा नहीं रजाक साहब तो एक मैसेज नहीं भेजेंगे, उन्होंने 3 मैसेजेस आज भेजे हुए हैं। ठीक है, आगे जी जावेद साहब ने आर्टिकल शेयर किया है, कैन इलॉन मस्क ब्रेन चिप रियली रीड योर माइंड। ओह, आप पूरा आर्टिकल पढ़वाएंगे अब जावेद साहब, लिख देते उसका अगर कोई एक खुलासा 2 लाइनों में कि yes it can read the mind, में से no it will not read the mind, so इस तरह की कोई चीज। Okay, then हसन इकबाल कहते हैं last full week working week before Eid, you know हसन, मैं आज सुबह यही चीज कैलकुलेट कर रहा था कि ये this is the last full week before Eid, because अगली ईद शायद जुमे को हो सकती है, या अगली ईद से मुराद ईद उल फितर जुमे को होगी, हफ्ते को होगी मेरा ख्याल से, आई थिंक शायद यही 21 या 22 कुछ ये वाली कहानी है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अबे जुमे को ईद हो गई तो फिर तो गवर्नमेंट नहीं होने देगी। आपको पता है कि वो जुम्मे की ईद के बारे में कुछ तो हमें आज जो है कुछ फैलेसीज हमारे यहाँ जो है वो सुपरस्टिशन जो है वो उसके साथ अटैच्ड हैं कि 2 खुतबे बड़े भारी होते हैं हुकूमत पे, और जो हुकूमत तो खैर इतनी भारी हो चुकी है ये तो पता नहीं, खैर इतनी भारी हो चुकी है कि तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही है हुकूमत। उसमें अगर 2 खुतबे हो गए, जुमे को ईद हो गई, नहीं आई एम एब्सोल्युटली नॉट सेइंग
कि मैं इन तोहमात पे जो है वो बिलीव करता हूँ या मैं इन सुपरस्टिशन पे कोई एतकाद रखता हूँ. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक जनरल लोगों का ये ख्याल होता है ना. तो बहरहाल मैं आज सोच रहा था हसन यही बात, और मुझे यकीन जाने आप ही का ख्याल आ रहा था कि हसन भी कहीं शहर के कोने में बैठा हुआ यही बात सोच रहा होगा कि दिस इज द लास्ट फुल वर्किंग वीक बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ईद ब्रेक. ऑलराइट, फहीम अली खान साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. ईशल जारा कहती हैं अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर to a friend Adil. Last week had a great time with Sahir Bhai at Mera FM Studios in Lahore. When will you visit our company? Sabroso, Pakistan. Anxiously waiting. यार आप मुझे बुलाएं, मैं आ जाऊंगा. मैं तो कोई इतना अजीम फारिग इंसान हूँ, कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुझे आप बुलाएं, मैं आपको 1.5-2 दिन के नोटिस पे वहां पे मिल जाऊंगा. बुलाना शर्त है. ओके, इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि जी मैं आया हूँ लाहौर, जी मैं सेब्रोसो आ सकता हूँ. नहीं, ऐसे नहीं होगा. उसका फिर तरीका फॉर्मल होता है ना यार, कोई मासरे में अपनी भी इज्जत है यार. फहीम अली खान साहब, फहीम अली खान आपका एक मैसेज हो चुका है प्रोग्राम में, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. नाराज मत होना मेरे भाई, ना ग्रुप छोड़ देना, ना सुनना मत छोड़ना प्रोग्राम यार. अच्छा जी, सारा सबा, बड़े दिनों बाद सबा सारा का मैसेज आया, बहुत दिनों बाद. सर अदील फ्रॉम DHA फेस 5 इस्लामाबाद. हेलो सर अदील, योर ओल्ड लिसनर, हाउ आर यू एंड योर फैमिली, स्पेशली सारा सिस्टर. Sir, where is your best friend Danish Saeed these days? He's not doing any show on 89.4 for the last 1 month. Did he leave his position? अच्छा, मुझे नहीं पता भाई, मैं दानिश से चेक कर लेता हूँ मैसेज करके. मैंने इत्तेफाक से बीच में भी चैनल चेंज करते हुए 89.4 लगा था, तो उसमें जो सुबह की मेजबान बैठी हुई थी वो लोगों को यही ढारस बंधा रही थी कि दानिश जो है वो कुछ दिनों की छुट्टियों पर हैं और बहुत जल्दी जो है वो वापस आ जाएंगे. सो लेट मी चेक. मैं दानिश को अभी मैसेज करके देखता हूँ, अगर उठा हुआ तो मैं जवाब दे देगा वो. साकिब शान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू फखर जमान. Only Pakistan batter with an ODI double century, but his 114 runs inning in Champions Trophy final is bigger than the double century. बात आपने बिल्कुल 16 आने सच की है साकिब साहब. फखर जमान की वो इनिंग, आई थिंक दैट इनिंग मेड हिज करियर, एंड व्हाट एन इनिंग दैट वाज मैन, व्हाट एन इनिंग, वी कांट फॉरगेट दैट. फाद कहते हैं अदील भाई, द वॉर going on between Iqrarul Hasan and Imran Riyaz Khan, who's at mistake in your opinion? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन दोनों की जंग जो है वो नहीं फॉलो की, बिकॉज इसमें जो एक और ज़ाहिर फैक्टर है वो ये है कि मैं आई डोंट थिंक आई इवन फॉलो इकरारुल हसन. एक ज़माने में मैं करता था, लेकिन फिर मैंने फॉलो करना छोड़ दिया. वो टेंट्रम्स उनके मैं देखता था और ये सारी चीज़ें होती रही, तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट फाइट अबाउट, बट बहरहाल यार खैर खैरियत से रहें दोनों. ओके, इसके अलावा फजल फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम, सब लिस्टर्स को सलाम, पेशावर से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ओके, और यार अस्सलाम वालेकुम को तो चाहत फतेह अली खान ने पूरी परसेप्शन ही बदल दी है मेरे यार, बट उस मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ओन करने वाला है वो अस्सलाम वालेकुम, उनका जो खास अंदाज है बोलने का. अच्छा जी, then we have got फहद कहते हैं अदील भाई इसका क्या करना है. अच्छा, ये मतीउल्लाह जान साहब के जो हैं मतीउल्लाह जान साहब का जो पोल हुआ था, बड़ा मशहूर पोल हुआ था इस वीकेंड में. मतीउल्लाह जान साहब जो चाहते थे उनको वो मिल गई, और वो थी अटेंशन. 1.9 मिलियन व्यूज ऑफ हिज ट्वीट. अच्छा, मैं उसमें वोट करने वाले अर्ली लोगों में से था. उस सवाल ये था क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए. मेरा जवाब था नहीं. 54% लोगों ने नहीं कहा है और 45% लोगों ने जी हाँ कहा है. अच्छा, इस पे अब मतीउल्लाह जान की क्या एक्सप्लेनेशन आई है. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु सेड नो, दे हैव वन. देयर चीफ जस्टिस मैनेज्ड टू सेव हिज जॉब बाय अ डिफरेंस ऑफ 9%. भाई मतीउल्लाह भाई, तू कौन है यार. वोटर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग फ्रॉम नेबरिंग इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दैट पोल. नाउ हाउ डू यू नो दैट पीपल फ्रॉम द नेबरिंग इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दैट वोट. अब इसी पे फात कहते हैं इसका क्या करना है भाई, इनको इग्नोर करना है. चलें आगे बढ़ते हैं. खालिद खिलजी साहब कहते हैं टुडे माय फियांसे राबिया's birthday, she lives in Quetta, please wish her with your beautiful words. Thank you so much. खालिद खिलजी की मंगेतर राबिया जो कि आज अपनी सालगिरह मना रही हैं, उनको मेरी तरफ से और खालिद खिलजी की तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. मुझे नहीं पता कोयटा में राबिया हमारी बहन प्रोग्राम सुन रही होंगी या नहीं, लेकिन अगर सुन रही हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं सुन रही तो उसका क्लिप आप जरूर भिजवा दीजिएगा खालिद साहब उनको. आई एम श्योर शी विल बी वेरी हैप्पी लिसनिंग टू द बर्थडे विश. अमेजिंग. चलें जी, ग्रेट. ऐसे मंसूर साहब सर, थैंक यू सो मच. एंजॉय माई सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन कैनवस executed with acrylic and mixed media. क्या बात है सर, ब्रिलियंट सर, क्या खूबसूरत अपने आपने अपनी तस्वीर बनाई है. आपकी तस्वीर में एक चिड़िया बैठी हुई होती है हमेशा सर, हाथ पे या कुछ, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कभी मेरे साथ ये भी शेयर कीजिए. जिया अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल. अच्छा, हसन का मैसेज आया है. आई बैडली मिस द सहरी पार्टी बिकॉज आई वाज स्लीपिंग. सी यू एट द ईद मिलन.
हाँ जी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हमारी सहरी मीटअप हुआ और इसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी द बेटर हाफ्स वर देयर एज वेल. लोग बेगमात को भी अपनी लेकर आए थे. हमारी बेगम भी वहां पर मौजूद थी एंड इट वेंट रियली गुड इवन दो ओ माय गॉड क्या जबरदस्त रश था. लेकिन हमारे दोस्त सलमान शिमजा साहब ने क्या मैनेज किया. उन्होंने ना बिल्कुल तवाई ऐसा लगा कि वीआईपी अरेंजमेंट हो गया वहां पे. लेकिन इट वाज ग्रेट मीटिंग यू ऑल इज ऑलवेज ग्रेट एंड या चलो हसन इंशाल्लाह ईद के बाद जो हम रखेंगे ना पार्टी उसमें आना. अच्छा जी अबीहा उमर शहीर ताहा बिलाल आयशा हारिस ऑल गोइंग टू स्कूल. हेलो ऑल और हाउ आर यू गाइस गोइंग. हाउ वाज द वीकेंड. ऑल सेट फॉर ईद. हाउ आर द प्रिपरेशंस. ओके अताउर रहमान कहते हैं yesterday morning surprisingly Donald Trump was spotted at UFC 287 fight at Miami Florida. He is always fond of wrestling and passion since still continues. Yeah, absolutely. इनके तो कुछ क्लिप्स बड़े मशहूर हुए थे. अगर आपको याद हो विंस मैकमैन के साथ जो इन्होंने किया था. विंस मैकमैन इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है. बिलियनर आदमी है ये भी बिलियनर आदमी है तो बस बिलियनर. ओके और ऐसे मंसूर साहब ने तस्वीर भेजी है जी माशाल्लाह कराची वापस आ गए हैं और पोर्ट ग्रैंड पे अफ्तारी के लिए गए. कहते हैं एट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस फॉर अफ्तारी. वैसे वाकई पोर्ट ग्रैंड मैंने कभी अफ्तारी की नहीं है बट मस्ट बी प्रीटी कूल. अब्बास वालेकुम अस्सलाम. हसन शेख कहते हैं अब्राहम लिंकन gave a speech in 1856. That was so interesting that reporters forgot to take note. To this day, it is known as the Lincoln's Lost Speech. Wow, amazing. शैला अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आपको. और एक मिनट रह गया जल्दी बाकी मैसेजेस शामिल करूं मैं. हेलो अदिल भाई लिसनिंग टू यू विद माय बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद. योर वॉइस हैज एडेड ब्यूटी टू आवर मॉर्निंग. सर आप लोगों की मोहब्बत है. बाबर और आपके बेस्ट फ्रेंड आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन थैंक यू सो मच. और तस्वीर आपने जो है बहरहाल भेज दी है. ड्राइव सेफ सर. चलें जी पैसेंजर सीट से तस्वीर भेजी है इसलिए नो कंप्लेंट्स. अच्छा जी चौधरी साहब का जो ट्विटर में उनका नाम है वो है 383636. गुड मॉर्निंग. yesterday was 13th birthday of my son Romel Chaudhary. Please wish him belated happy birthday. All right Romel, I hope I'm pronouncing your name right but happy birthday to you and I hope you had a great time. जबरदस्त इफ्तारी वगैरह और डिनर का सीन हुआ होगा है ना. और तस्वीर बाबा ने आपको तस्वीर नहीं भेजी वैसे हमारे ग्रुप में वरना तस्वीर शेखते हैं अक्सर लेकिन बहरहाल चलें जी. इसके अलावा माजिद मुमताज आज बच्चों के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं भाई क्या बात है. और नहीं माजिद बच्चे नहीं है. माजिद तो खैर कल के मैच के बारे में बात कर रहे हैं. इन द हैंड ऑफ बोथ टीम आफ्टर लास्ट नाइट ड्रॉ एट एनफील्ड. यार व्हाट अ गेम यार खुदा की कसम. कल जो लिवरपूल और आर्सेनल का मैच हो रहा था यानी मेरा दिल की धड़कनें आखिरी को 15-20 मिनट में इतनी तेज कि आई कुड हेयर माय हार्ट बीट मैन. सीरियसली कल का मैच वाज एक्सट्रीम यार. एक्सट्रीम मैच सीरियसली. ओए होए होए. अच्छा जी इसके अलावा दिशान वेग साहब कहते हैं ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू अलीम डार ऑन इनक्रेडिबल करियर एज ही वॉक्स ऑफ द फील्ड. अच्छा मैं पहले आपको वैसे क्लैरिफाई करता चलूं दिशान वेग साहब और काफी सारे लोगों को जो है ना ये गलत फहमी हुई है. नो अलीम डार ने अभी तक इंटरनेशनल अंपायरिंग से कोई रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है. What has actually happened is that जो ICC elite panel होता है अलीम डार is no more a part of it. elite panel में होने की फिर आपकी मसरूफियात आपकी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं. दुनिया के हर कोने में जाके आपको अंपायरिंग करनी होती है. तो अलीम डार हैज पुल्ड हिमसेल्फ आउट. मेरे ख्याल से या तो ये सिलसिला हुआ है और अब वो आपको दीगर मैचेस में अंपायरिंग करते हुए जरूर नजर आएंगे. तो अगर आपको वो T20 में नजर आ गए किसी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अंपायरिंग करते हुए नजर आ जाए तो आप ये मत समझिएगा कि कोई गलती हुई है या कुछ हुई है या कोई गलत मिस रिपोर्टिंग. आई थिंक थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है. सो यू मे नॉट सी हिम इन अ टेस्ट मैच नाउ दैट्स पॉसिबल. लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में अलीम डार आपको अभी भी अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे. वैसे यार जिंदगी का ये एक जो है ना एक फैक्टर बड़ा खूबसूरत होता है और वो ये होता है कि आप जो भी काम करें जस्ट ट्राई टू एक्सेल इन दैट. और अलीम डार की जो खास बात है वो यही है कि अगर अंपायरिंग की बात करें ना ही चोज अंपायरिंग. ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर. Maybe he wasn't that good a cricketer. Then he realized later on that umpiring is this thing. और अंपायरिंग के भी जो है ना वो अब जैसे कहते हैं कि बिल्कुल पीक पे पहुंच के जो है अब वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्टेड टू पुल हिमसेल्फ आउट नाउ. चलें जी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद इफ्तार टाइम चेक भी होगा. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में और देखते हैं अगर हम कुछ अच्छा सा कलाम वगैरह भी सुन सके. So don't go anywhere and keep listening. Alright, Sajjad Ali with Daman. Hope you guys enjoyed it and yeah, चलें जी अभी क्या सीन है. अभी ये सीन है कि बताते चलें प्रोग्राम में आगे चल के हम क्या बातें करेंगे. जी बिल्कुल आगे चल के जरा हम बात करेंगे अबाउट यमन. थोड़ा सा मौका मिलता है तो यमन का जरूर जिक्र करेंगे. ऐसा लगता है कि जो चाइना की
डिप्लोमेसी चल रही है मिडल ईस्ट में, उसके कॉन्क्रीट बेनिफिट जो है वो अब नजर आने शुरू हो गए हैं. सो इट्स अ बिग ब्रेकिंग न्यूज देयर. यमन का थोड़ा सा हम प्रोफाइल करेंगे, व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन देयर, क्या मसला है, किस तरह ये दो मुल्कों की इस कोल्ड वॉर के दरमियान जो है मुल्क बिल्कुल कुचल के रह गया है. जेरूसलम का भी जिक्र हो सकता है. इसराइल में एक वाकया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरा का पूरा मगरबी मीडिया जो है वो इन दो बहनों की हलाकत के ऊपर जो है वो गमज़दा है, गमगीन है. सो ज़रा यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने आएगा कि किस तरह बायस कवरेज जो है वो वेस्टर्न मीडिया की होती है. किसी भी इंसान की जान जाए वो एक ख़तरनाक चीज़ होती है और वो अफसोसनाक चीज़ होती है, लेकिन किसी की दर्जनों हलाकतें हों उस पर एक छोटी सी खबर और दो हलाकतों दूसरी तरफ से अगर हो जाएं तो उस पे लीड्स और हेडलाइंस बन जाएं, जरा उस पे जो है वो हम जरा बात कर सकते हैं. और क्या सीन है जी, और यहाँ पे हम जरा रुकते हैं और जल्दी से आप लोग के और मैसेजेस को भी देख लेते हैं. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं रिगार्डिंग मतीउल्लाह जान's poll, even that was rigged by bots. In the last few minutes, number of yes votes increased exponentially, more than even the views of those number of views in those minutes. But you see, higher voter turnout meant will of people ultimately prevailed. I think, I mean, Numan, I have to acknowledge, आपने इस पूरी चीज का बहुत ही एक खूबसूरत व्यू जो है वो लिया है. मतीउल्लाह जान का पोल जाहिर है, इट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन ऑल आपके जो सोशल मीडिया एंड ऑल, और उस पे जो, और इसमें खैर कोई शक नहीं है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इवन ऑन अ प्रो पीडीएम एंड नाउ सरप्राइज अ प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट लाइक मतीउल्लाह जान, उसमें एक बड़ी तादाद लोगों की, मोर देन 2/3 ऑफ द पीपल वर सेइंग कि जो पोल किया था इन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से, उनका कहना था कि जी लोगों का मेजॉरिटी का ये कहना था कि वो इस्तीफा ना दें. लेकिन क्या हुआ कि इस पोल के खत्म होने से कुछ घंटे पहले अचानक जो है वो तेजी से नंबर बढ़ने लगे वोट करने, जो यस करने वालों के. लेकिन क्या हुआ कि दूसरी जानिब से जो वोट्स आए हैं, अब आप कह सकते हैं कि दूसरी जानिब से भी वोट्स आए होंगे तो उन्होंने जो है वो आके नो करके वोट करना शुरू कर दिया होगा. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट द नंबर ऑफ एग्रीगेट वोट्स वर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ व्यूज. सो डेफिनेटली अ बॉट एक्शन वाज गोइंग ऑन देयर. सो मेरा ये ख्याल है कि इसे मैं अभी कुछ और भी मैं देख रहा था. कल उन्होंने वीडियो लगाई थी, हिना परवेज भट्ट जो हैं वो गालिबन इस बार इलेक्शन में खड़ा होने का इरादा रखती हैं, बिकॉज जनरली तो वो आप जानते हैं कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं खवातीन की उसमें वो इलेक्ट होकर आ रही होती हैं. तो उन्होंने वो वीडियो लगाई और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई और मैंने भी तहनीत की और खुशी के कुछ 2 कलमात लिख दिए. तो उस पर जो है हमारे एक भाई ने कहा कि आप ज़रा इलेक्शन तो होने दें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पीटीआई को जो है वो शिकस्त होने वाली है पंजाब में इस तरह. तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो पीटीआई को शिकस्त दे सकती है, बिकॉज पीटीआई अगर ये इलेक्शंस हार गई सो दिस वुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर दिस पार्टी. सो फिर तो मैं कहता हूँ इतना कॉन्फिडेंस है कि पीटीआई को पंजाब में शिकस्त दी जा सकती है तो फिर तो इलेक्शन फौरन होने चाहिए. चले आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. उम्मे अयान ने जो है वो एक ट्वीट शेयर किया है. ये एक लॉयर हैं अजहर सिद्दीक साहब. अच्छा, उन्होंने तो खैर वो पीडीएम को ब्लेम कर दिया इसके ऊपर, लेकिन भाई एक ऐप है जिसका नाम IDA था और ये IDA ऐप जो है ये एक ज़माने में अभी अनटिल वेरी रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर थी. मुझे याद है कि मैं आपको काफ़ी अरसे से ये बात बोलता रहा हूँ कि जितनी बैरून मुल्क ये ऐप्स हैं इनसे बच के रहिए, जो कि आपको ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं. हम पहले पॉन्जी स्कीम के हवाले से बात कर चुके हैं, व्हाट पॉन्जी स्कीम्स आर ऑल अबाउट. ये आपको धोखा दे रही होती हैं और ये इससे पहले भी ये वाकयात हो चुके हैं. और अब ये IDA नामी जो ऐप है, कहते ये हैं कि जी तकरीबन कोई 15 अरब रुपए पाकिस्तानियों के लेकर जो है ये फरार हो गई है और ये ऐप अब काम करना छोड़ दिया है इसने और सुना है प्ले स्टोर से भी इसको गायब कर दिया गया है. सो बेसिकली करते ये थे कि जी लोगों से वो पैसे रेस करते थे, फंड्स रेस करते थे और उस पर एक सर्टेन रिटर्न प्रॉमिस किया करते थे. नाउ दिस ऐप इज गॉन. फॉर गॉड सेक गाइस, अपनी देखो अगर हराम से इनकम आ रही है तो फिर तो जान लगाना है लगाओ यार, वो तो खैर चलो ठीक है. लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत के साथ कमाई की है और अगर आपकी हार्ड अर्न इनकम है तो खुदा के लिए इस तरह की ऐप्स में अपने पैसे मत जाया करें. 1-2 और ऐप्स काफी ज्यादा नजर आते थे. ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप से आप बोनस कैसे हासिल कर सकते हैं. यानी मेरे यूट्यूब का पूरा एक्सपीरियंस इस ऐप ने खराब कर दिया था. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टाइम एंड अगेन इन ऐप्स के नाम लेकर बताया गया है.
कि आप इनसे दूर रहिए, ये गैर कानूनी है, इनको कोई स्टेट बैंक की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अप्रूवल हासिल नहीं है, इनको इजाज़त नहीं है. ये ऑफ शोर ऐप्स हैं, पाकिस्तान में नहीं ऑपरेट, पाकिस्तान से नहीं ऑपरेट करती. लेकिन हमारी आवाम ज़ाहिर है, लोग भी जी अपने बस पैसे को डबल करना है उनको, तो इस चक्कर में लगे रहते हैं. क्या कह सकते हैं जनाब. अच्छा जी, इंजीनियर जमील अशरफ कहते हैं हिना बट यू मीन मधुबाला ऑफ नून लीग. यार खुदा का खौफ करें यार, मधुबाला एक बहुत खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त पुरशुको शख्सियत थी. यानी ये हिना बट का कंपैरिजन कहाँ से नून लीग से, अपना मधुबाला से आपने कर दिया यार. ये आपने दिल तोड़ दिया मेरा भाई. शहजाद नियाज सबको सलाम कहते हैं. इसके अलावा डॉक्टर जिशान बेग ने ट्वीट शेयर किया है. प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट डॉक्टर अमजद सावंड जो कि ये आपने खबर सुनी होगी, IBS सक्खर से इनका ताल्लुक था. ही वाज गन डाउन. और शुरू में तो ऐसे ही लगा कि भाई ये जो पाकिस्तान में वाकयात का तसलसल होता है उसी का एक हिस्सा होगा. लेकिन जब इसकी तफसीलात पता चली तो पता ये चला जी कि ये दो ट्राइब्स के दरमियान, ये दो कबीलों के दरमियान होने वाली जंग है जिसका ये नतीजा है. कहने को तो जी हम 21वीं सदी में रहते हैं, एंड देन वी आर वेल इनटू द 21st सेंचुरी. लेकिन सिंध में अभी तक जो कबायली निज़ाम है, जनूबी पंजाब में ये अपनी, और बलूचिस्तान में जो सरदारी निज़ाम है, अब तक अपनी जड़ें जो है वो अभी तक गाड़ा हुआ है. और आप ये देखिए, आपने पता नहीं पता चला हो आपको या ना पता चला हो कि ये गालबन सावंड ट्राइब है और सुंदरानी ट्राइब उनके दरमियान ये जो वाकया हुआ है, दिस इज एक्चुअली कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑनर किलिंग का दरमियान. बेसिकली एक कबीले की खातून और दूसरे कबीले के जो हजरत थे उनको आपस में प्यार हो गया, वो दोनों भाग गए, शादी की. लड़के को तो मार ही दिया कारो करके. लड़की का क्या हुआ, ज़ाहिर उस बेचारी को भी कारी करके मार दिया होगा. उसमें इनके दरमियान आपस में जो है वो फाइटिंग्स हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें ये डॉक्टर साहब जो हैं ये भी मारे गए. तो ये हमारे सिंधी दोस्त जो हैं यहाँ खास तौर से जो नेशनलिस्ट होते हैं, ये बड़े फख्र करते हैं अपनी 5000 साल पुरानी तहजीब के ऊपर. तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि इस तहजीब को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, वरना तो फिर आप 5000 साल पहले ही पड़े रहेंगे. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. देखो हसन शेख, तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं मैं. 1 शो 1 मैसेज. ये तुम जो अपने 18 मैसेजेस दिन में भेज के समझ रहे हो कि मैं और मैसेजेस पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझे. अब वो LG इलेक्ट्रॉनिक ने जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट टीवी बना लिया, गुड ऑन देम, लेकिन मैं आपके नाम से ये मैसेज शामिल नहीं करूंगा. इमरान खान गफूर कहते हैं, अदिल भाई ऐप के जरिए कमाए वाले सुन लें कि इस्लाम में वाज़ेह है कि मेहनत के बगैर कमाई जायज़ नहीं. मेहनत के बगैर कमाई जायज़ नहीं. अच्छा, मैं थोड़ा आपसे इस पर तफसीलात जानना चाहूँगा. इसका मतलब है कि मैं अपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दूँ अगर, और उस पर अगर मुझे कोई अर्निंग आ रही है तो वो उस पर, अच्छा चलें, ओके, सोचता हूँ मैं इस बारे में, ठीक है. अच्छा जी, अदिल भाई मधुबाला कराची की जू की दूसरी हथनी है. अबे यार, अब अगर हिना परवेज को हथनी बोल रहे हैं तो ये भी फिर गलत बात है. नहीं यार, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग डिस्कशन. आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. लेट्स स्टॉप इट हियर यार, लेट्स स्टॉप इट हियर. नहीं, बट मधुबाला एक तो नंबर 1 हाथी का नाम, हथनी का नाम नहीं रखना चाहिए यार, फॉर गॉड सेक यार. कुछ और भी नाम रख सकते थे आप, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन ये नाम तो ना रखें यार. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. हसनैन कहते हैं, दुबई नंबर प्लेट P7 सोल्ड फॉर रिकॉर्ड 55 मिलियन दिरहम्स एज द मोस्ट नोबल नंबर चैरिटी ऑक्शन. वाह यार, P7 नंबर प्लेट 55 मिलियन दिरहम्स की जो है वो बिकी है. क्या हो रहा है यार दुनिया में. Okay जी, then हारिस कहते हैं, today is the last day of the census in Pakistan. If you haven't been counted yet, make sure to contact the Bureau of Statistics to ensure your voice is heard and your community is accurately represented. Let's make sure everyone count. यार वैसे कराची के साथ तो अब तो कंफर्म हैंड हो गया. अब तो जो सिचुएशन निकल कर आई है, पता ये चला है कि कराची में कौमी असेंबली की सीटें कम होने वाली हैं. तो अब देखते हैं यार कि ये रेड लाइन पार्टी जो है ये इस हवाले से क्या करेगी. बट या आगे जी, और क्या सीन है. उमैर बाबर कहते हैं, अदील आफ्टर द गवर्नमेंट चेंज लास्ट ईयर ये मारखोर लोगो अब कुछ कम नजर आ रहे. वैसे वाकई सीरियसली यार, मारखोर लोगो एक जमाने में लोगों की डीपीस में कितना हुआ करता था. ISI का आपको पता है ना कि जो निशान है वो है ये, और पहले काफी नजर आया करता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों कम हो गया, कुछ समझ में नहीं आई बात मुझे यार. अच्छा जी, इसके अलावा शाहरुख कहती हैं, रमजान इज गोइंग टू एंटर इन इट्स लास्ट अशरा. रोजे आर रियली गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्लीपलेसनेस इज एट इट्स पीक.
बस ठीक है, जस्ट अ वीक मोर. और सैयद कलीम जाफरी जनाब सबको बेस्ट विशेस कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया. बैंक अल हबीब से आपका ताल्लुक है क्योंकि आप हमेशा अपने ट्वीट में ये बात लिखते हैं. चलें जी, अब आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अच्छा जी, आज के अखबार में जो सबसे अहम तरीन खबर है वो खबर नहीं बल्कि आने वाला इश्तिहार है. बिकॉज आज जो तारीख है 10 अप्रैल 1973, ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान का 1973 का आइन मंजूर हुआ था. ओके, और मुझे तो बड़ी हैरत है कि ये हुकूमत, अच्छा ये वजारत इत्तलात और नशरियात यानी मरियम औरंगजेब की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये इश्तिहार छापा है 50 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि मरियम औरंगजेब की अपनी पार्टी तो इस पर इश्तिहार नहीं छापना चाह रही होगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 1973 के आइन का क्रेडिट लेती है, इसलिए उनकी फरमाइश पर जो है ये जरूर छापा गया होगा. बिकॉज जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पाकिस्तान में आइन के पुजारी थे, वो उनके मूर्तियां और उनके मुजस्मे जिस तरह पिछले कुछ अरसे में टूट कर जो है वो किरचियां हो चुके हैं, तो फिर या जो है वो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, तो ये आधे पेज का इश्तिहार आज आया हुआ है. आप कहते हैं तो मैं आपके साथ ये ट्वीट जो है अभी शेयर भी कर देता हूँ यार, कि ये लें जी. आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन फंड, अच्छा कल इतवार के दिन, यानी इतनी मेहनत हो रही है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कि इतवार के दिन कल वफाकी काबीना का जो है वो इजलास हुआ. आप जानते हैं उसकी रीजन क्या है. टुडे इज द 10th of April, और हमने आपको लास्ट वीक जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट आया था उसमें जो टाइमलाइंस दी गई थी उसके बारे में आपको बताया था कि आज पहला माइलस्टोन रीच होने वाला है. और वो जो पहला माइलस्टोन रीच हो रहा है वो ये कि आज वजारत खजाना की तरफ से 20 अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफर होने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, उसकी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए इन पंजाब. ओवर द वीकेंड कुछ फेक न्यूज चल रही थी कि जी ये पैसे जो हैं इसमें आधे ट्रांसफर हो गए, लेकिन वी रियलाइज दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. बिकॉज हुकूमत वो कहते हैं ना, इस वक्त दे आर कॉट बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस. द मोमेंट दे ट्रांसफर द फंड्स दैट मीन दे एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको वो माइनॉरिटी जिसको वो कहते हैं जी 4-3 से तो ये रिजेक्ट हो गई थी ये पूरी की पूरी चीज. और अगर वो फंड्स ट्रांसफर नहीं करते तो ये एक तौहीन अदालत हो जाएगा. और कल जो रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट ईसीपी को पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें क्लियर कट बता दिया जाएगा कि वजारत खजाना ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया. तो आज इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है. तो चलें जी, अखबार क्या लिखते हैं. पंजाब में इंतखाबात के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, 4 जजों के तफसीली नोट और असेंबली करारदाद पर वफाकी काबीना की मुशावरत, पार्लियामेंट से रहनुमाई का फैसला. वजारत खजाना को फंड्स के तरीकाकार की समरी तैयार करके आज काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत. मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक फैसला किया जाएगा. यानी कहने का मतलब ये दैट देयर इज अ स्टेलमेट. कल मैंने ट्वीट भी किया था, देयर इज अ स्टेलमेट विद इन द कैबिनेट. ऐसा लग रहा है कि जी जो तमाम पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो हैं दे आर नॉट ऑन वन पेज ऑन हाउ टू हैंडल दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. देखते हैं कि अब कहते हैं कौन सी ट्रिक जो है वो निकलने वाली है फ्रॉम द मैजिशियंस हेड. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक. सीनियर जजों से अलग अलग मुलाकातें. आज से बेंचेस का फॉर्मेशन तब्दील. बेंचेस की तश्कील में इख्तिलाफात का तासुर खत्म करने और इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश. इलेक्शन केस में इख्तिलाफी नोट वाले जज भी चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल. जस्टिस फाइज, जस्टिस मोहम्मद अली का एक बेंच, जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा भी एक ही बेंच में शामिल. फॉर्मेशन का मकसद मुबैयना ग्रुप बंदी के तासुर को खत्म करना है. ओके जी, इसके अलावा क्या खबर है. शुमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार, 1 जवान हमारा शहीद भी हुआ है. इसके अलावा कोयटा में पुलिस स्क्वाड पर हमला हुआ है, 2 एहलकारों समेत 3 शहीद इस पर हुए हैं. और इसके अलावा एक अखबार जो मेरे हाथ में, उसने इमरान खान की 2 कॉलमी खबर छाप के एक हुज्जत तमाम की है. कहते हैं जी हाथ बंदे तो चुप नहीं बैठेंगे. मुजीब का मैंडेट तस्लीम ना करने से सकूत ढाका हुआ, तोशाखाना केस उल्टा उन पर आकर पड़ेगा. अशिया की कीमतें 50% बढ़ गई. ये बेसिकली पीटीआई की जानिब से एक वाइट पेपर भी रिलीज किया गया है. आप ये भी जानते हैं कि 9 और 10 की दरमियानी शब ही थी अप्रैल, जब इमरान खान की गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खत्म हुई थी और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उन्होंने आज से मामलात अपने कंट्रोल में लिए थे. 1 साल में क्या खोया हमने, क्या पाया हो तो मुझे जरूर बताइएगा. लेकिन जो कुछ हुआ जाहिर है उसकी बाज़गश्त आज और कल जो है वो सुनाई दी गई.
ईद पर 4 से 5 छुट्टियों का इम्कान, हतमी फैसला अगले हफ्ते होगा. वेरी नाइस, ऑलराइट, ठीक हो गया जी. इसके अलावा क्या खबर? नवाज जरदारी और फजलुर रहमान में राब्ते, पार्लिमानी जजेस कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी होगी. तीनों में इस बात पे इत्तेफाक हुआ है. जरदारी और बिलावल भुट्टो ने आइन की 50वीं सालगिरह पर अपना बयान दिया है. कहते हैं आइन से इनहराफ की वजह से मुल्क मुश्किलात से दो चार. 1973 का आइन कौमी लाया अमल और विफाक की जंजीर है. वेरी नाइस. और रहीम यार खान में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया. आईजी पंजाब की जेर क़यादत 11,000 एहलकार शरीक, चौकियां बहाल और फायरिंग का तबादला हुआ है. अच्छा जी, जराए का ये कहना है कि कच्चे में डाकुओं के 8 से 9 गैंग्स छुपे हुए हैं. याद है एक बार पहले भी ये कच्चे के इलाके में वो कौन सा छोटू गैंग था, कौन सा था, छोटू गैंग मोटू गैंग क्या था, कि वो पुलिस गई थी और वो इतनी पुअर प्लानिंग के साथ गए थे कि वो बेचारे पुलिस की शहादतें भी हुई थी और वो फिर नाकाम हुआ था. फिर उसके बाद फौज को वहां पे जाना पड़ा था और फिर छोटू गैंग वाले जो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से बाहर आए थे. अब समझ में नहीं आ रहा कि वो छोटू गैंग वाला जो बंदा था उसका क्या हुआ, उसको सजाएं वजाएं मिली या क्या हुआ, या उसको मुहिब्बे वतन डिक्लेयर करके जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया. समझ में नहीं आ रहा. अभी हम बातें इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:07 हो चुके हैं और अभी हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स खेलों के हवाले से. वैसे वी यूजुअली डू नॉट टॉक अबाउट आईपीएल, लेकिन कल आईपीएल में एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ है, एक बहुत ही अनयूजुअल वाकया हुआ है. और एक मैच हो रहा था जो कि दैट वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन गुजरात टाइटंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस परहैप्स आर दे द रेनिंग चैंपियन राइट नाउ, आई थिंक मे बी, मेरे ख्याल से, पता नहीं. और उनका जो है वो मुकाबला हो रहा था विद कोलकाता नाइट राइडर्स और मुकाबला कुछ इस नहज पर पहुंच चुका था कि कोलकाता नाइट राइडर्स वेल दे नीडेड अ लॉट ऑफ रन्स इन द लास्ट ओवर. और आमतौर से जो क्रिकेट थोड़ी बहुत हम समझते हैं उसके मुताबिक यही होता है दैट आखिरी ओवर में if there is anything about 20-22 runs, I mean they're very difficult to get. लेकिन वो कहते हैं ना T20 क्रिकेट बहुत सारी जो बाउंड्रीज हैं और बहुत सारी जो लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस को टेस्ट किया और उसको गलत प्रूफ किया. तो आखिरी ओवर में जीतने के लिए उनको 29 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे. पहली बॉल पे एक सिंगल उमेश यादव ने दिया और फिर उसके बाद रिंकू सिंह नामी एक प्लेयर बैटिंग करने हैं और उन्होंने अगली 5 बॉलों पे जो है वो 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को ये मैच जिता दिया. ये तो रिंकू सिंह तो खैर चले वो हीरो बन गया, हो गया, उसको तो कंधे पे उठा लेगा शाहरुख खान. लेकिन व्हाट अबाउट द बॉलर? मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया, बिकॉज आई मीन आई एम ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ अंडरडॉग्स इन माय लाइफ. सो मेरे जहन में ये आया कि यार वो बेचारा बॉलर कौन. तो दिस बॉलर वाज सम गाय नेम दयाल सिंह and Dayal Singh is a 25-year-old bowler who is from Uttar Pradesh और इसके इस ओवर में जो है वो 5 छक्के पड़ गए. उसके साथ तो बैड सीन हो गया यार, जो हुआ सो हुआ. लेकिन वेरी अनयूजुअल वाकया जो ये हुआ है, 5 छक्के एक ओवर में टू विन द गेम. वाओ, आई मीन दिस इज वन मोर देन ब्रैथवेट. सो या चलें जी, ओके. तो हमने थोड़ा सा जरा ये वाकया अनोखा हो गया, इसलिए हमने कहा जरा थोड़ी सी जो है ना वो बात कर ली जाए आईपीएल के हवाले से भी. बहरहाल जी उसमें दिन रात मैचेस मेरे ख्याल से चल रहे होते हैं. अभी मैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसमें जो आईपीएल के अभी प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था और उसमें तो उनका ये कहना है कि अगर हमें साल में एक और विंडो भी आईपीएल के लिए मिल जाती है तो वी कैन हैव 2 आईपीएल्स इन द ईयर. तो आप देख लें जी, ये वही जो जिसका ख्याल, जो डर था और जो खौफ था कि यार ये तो आईपीएल पूरा का पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट खा जाएगी, तो मेरे ख्याल से वही सिलसिला जो है वो होने वाला है. लेकिन आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जी क्राइस्टचर्च से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो T20 स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया और आज जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा. और बेसिकली लाहौर ये सबसे पहले पहुंच रहे हैं. और जाहिर है इफ यू लिव इन लाहौर then brace yourself for a lot of traffic jams and all. रमजान के महीने में थोड़ी सी, I mean the idea is that अब ये तो होना है ना, what can you do about it? What you can do about it is that you can plan better. So आज जब आप अगर वो जो माल रोड वाला एरिया है, बिकॉज ज़ाहिर है आज तो टीम आके आराम करेगी लेकिन कल से इनकी प्रैक्टिस वगैरह शुरू होंगी. सो वैसे भी आपको पता है कि हम पीक शॉपिंग इस वक्त टाइम पे जो है वो इस वक्त उसको हिट करने वाले हैं. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ
ट्रैफिक डिस्टर्बेंस बिटवीन माल रोड एंड गुलबर्ग, जहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम वो प्रैक्टिस करने जाएंगे. एंड देन यू नो गुलबर्ग इज अ मेजर शॉपिंग एरिया एज वेल. सो जरा अपनी आप लोग प्लानिंग करके जाएं, जरा देख कर जाएं कि यार मैं क्या इस टाइम पे निकल सकता हूँ या नहीं. सो या आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, वर्ल्ड कप के लिए खबर ये आई है. चीफ सेलेक्टर साहब ने बात की है मीडिया से. कहते हैं कि जी 30 खिलाड़ियों का पूल बनाने पर गौर. ओके, वनडे क्रिकेट में ज्यादा तजुर्बात नहीं कर सकते. न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज समीर एशिया कप से भी मेगा इवेंट की तैयारी में मदद मिलेगी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए अंपायरिंग पैनल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है. ओके जी, इसमें एहसन रजा, अलीम डार, देख लें अलीम डार का नाम आ गया. जो लोग कह रहे थे कि अलीम डार अंपायरिंग अब मजीद नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आपको नजर आए. देयर यू गो. आई मीन ही इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द ICC एलीट पैनल नाउ, जिसमें एहसन रजा पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे. आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज को अंपायर जो है वो मुकर्रर किया गया है. राइट, और क्या है, मैच रेफरी का ना पता नहीं. ओके चलें. और शाहीन आफरीदी ने बैटिंग पर भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है. बिल्कुल, कल PCB ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये खबर लगाई थी कि शाहीन आफरीदी इज टेकिंग हिज बैटिंग वेरी सीरियसली नाउ, बिकॉज आप जानते हैं उनकी तो अब बैटिंग को एक सितारा भी लग चुका है. पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में इट वाज हिज बैटिंग जिसकी बदौलत लाहौर कलंदर्स मैच जीतने में कामयाब हुई थी. और इसके अलावा काफी सारे खिलाड़ी इंटरव्यूज दे रहे हैं आजकल बिफोर दे गेट बिजी. ऑफ कोर्स इमामुल हक ने भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है जी. भारत को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देना चाहते हैं, ठीक है जी. जमान खान ने भी इंटरव्यू दिया है. एहसानुल्लाह का भी मैं इंटरव्यू अभी सुन रहा था, जो कहते हैं कि वो इंडिया के टॉप बैट्समैन को इंडिया में बोल्ड करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं उनको, ठीक है. लेकिन कल एक इंटरव्यू देख के जो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था वो साइम अयूब का था, और वो उसी पॉडकास्ट के बंदे के साथ बैठा हुआ था. और मुझे यार, मैं सीरियसली, हमारे यहाँ मेंटोरिंग वगैरह खिलाड़ियों की नहीं होती है छोटी उम्र में. कोई समझाए बच्चे को कि बेटा इस तरह के इंटरव्यूज नहीं देना चाहिए, बिकॉज दीज गाइज आर जस्ट सिटिंग देयर टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज. कोई ना कोई ये इस तरह की बात बुलवाना चाहते हैं कि जिसमें इनको फंसाया जाए. और एक मौके पे साइम का कुछ जरा स्लिप हो गया था बाबर के स्ट्राइक रेट के हवाले से, कि जब एक तरफ खिलाड़ी टुक टुक कर रहा होता तो दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ता है. लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ही कवर्ड हिमसेल्फ रियली वेल. सो इसको चाहिए जरा थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए था और इस तरह के इंटरव्यूज में नहीं जाना चाहिए था. लेकिन खैर, एनीवे, क्या कह सकते हैं यार. ओके, ये हो गया सिलसिला. और क्या है, यहाँ पर हम रुकते हैं. चलें अब जरा बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से. इंग्लिश प्रीमियर लीग, वेल व्हाट अ वीकेंड दैट वाज. स्पेशली जो है, अगर आप आर्सेनल के फैन हैं और अगर आप सिटी के फैन हैं तो फिर तो इट वाज अ वेरी गुड वीकेंड, बिकॉज सिटी ने 2 पॉइंट्स गेन किए हैं. आर्सेनल का काफी टफ रन अप है. आर्सेनल बिकॉज अब नाउ दे हैव प्लेड टोटल 29 गेम्स. आर्सेनल 30 गेम खेल चुका है, तो 8 गेम्स खेलने हैं. और उस 8 गेम्स में ऑफ कोर्स दे हैव टू प्ले न्यूकासल यूनाइटेड, दे हैव टू प्ले they have to play against Arsenal has to play Newcastle, has to play away Newcastle. Arsenal has to play away Manchester City और होम पे उनको चेल्सी के खिलाफ खेलना है. सो ऐसा लग रहा है कि कल का मैच के बाद से जो है ना, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा दैट आर्सेनल के खिलाफ, क्योंकि अब उनके जो पॉइंट्स, क्योंकि रिमेंबर आर्सेनल हैज गॉट अ गेम इन सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड. 67 पॉइंट्स हैं. सिटी का जो आने वाले मैचेस हैं वो निस्बतन आसान मैचेस हैं उनके. आई मीन एट होम टू लेस्टर एंड देन अवे एट ब्राइटन एंड होम टू आर्सेनल. ज़ाहिर है आर्सेनल सिटी को आई थिंक हराना एट इत्तेहाद विल बी अ लॉन्ग शॉट. और हमने कल ये देखा कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लिवरपूल की टीम जो है उसके खिलाफ आर्सेनल 2 गोल अप जाने के बाद भी जिस तरह पूरा का पूरा सेकेंड हाफ उन्होंने अंडर प्रेशर खेला, तो सिटी को तो फिर हराना काफी मुश्किल होगा सिलसिला. फिर फुलहम के खिलाफ अवे मैच है, वेस्ट हैम लीड्स होम, एवर्टन अवे, चेल्सी होम. सो कहने का मतलब ये, ब्रेंटफोर्ड अवे. कहने का मतलब ये दैट मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली नाउ विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग द लीग दिस टाइम. आर्सेनल के लिए कल का मैच एक धचका था. 2-0 से लीड लेने के बाद उनको ये मैच नहीं ड्रॉ करना चाहिए था. दे मस्ट नॉट हैव लॉस्ट पॉइंट्स देयर. लेकिन बहरहाल आई थिंक वी आर ऑल सेटिंग अप फॉर अ वेरी वेरी एक्साइटिंग रेस टू द फिनिश. आई थिंक अप्रैल के महीने में काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस प्रीमियर लीग का रिजल्ट क्या होगा. चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, that was Sai Zahoor with the Tumba and this is from the Coke Studio as well and ये सीजन तो साई जहूर का सीजन था जो कोक स्टूडियो का था ना, ये जबरदस्त भाई छा गए थे. चलें जी 8:27 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. जल्दी से लेट्स कैच अप विद सम ऑफ योर मैसेजेस और वी हैव गॉट कौन भाई, करीम जाफरी साहब का आखिरी मैसेज मैंने पढ़ा था ब्रेक पे, नहीं आई मीन मतलब हाँ ब्रेक पे जाने से पहले. अदिल, आई डोंट अंडरस्टैंड होम एंड अवे एडवांटेज इन फुटबॉल. देखिए जो होम एडवांटेज होता है, आप अपने ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है, यू नो द पिच, यू नो एवरीथिंग. 80% 90% वहाँ पे आपकी अपनी सपोर्ट होती है. आपका एकदम दिमाग जैसे कहते हैं ना कि बुन्नोट सा हो जाता है वहाँ पे खेलते हुए. जैसे लिवरपूल का कहा ये जाता है एनफील्ड जहाँ उनका मैदान है, दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट एटमॉस्फेयर्स विद इन द स्टेडियम. कहते हैं ये बड़ा जबरदस्त स्टेडियम, और जब लिवरपूल का मैच शुरू होने वाला होता है तो उनकी पूरा स्टेडियम जो है वो मिलके एक गाना गाता है, यू विल नेवर वॉक अलोन. उनका जो सॉन्ग है लिवरपूल का, सेम गोज विद यूवेंटस बाय द वे. टूरन में जब यूवेंटस इटालियन फुटबॉल टीम है, इनका तो बड़ा जबरदस्त गाना है. आई मीन यू विल नेवर वॉक अलोन साउंड लाइक एन इंग्लिश क्लासिक सॉन्ग, स्लो एंड ऑल. लेकिन जो उनका यूवेंटस का गाना कौन सा है, स्टोरिया दी ऑन यूवे, स्टोरिया दी उन ग्रांडे अमोरे. यार क्या जबरदस्त गाना है वो, तो मुझे भी एक जमाने में क्रेजी हो गया था मैं उस गाने के पीछे. जीवी शाह कहते हैं, डोंट यू थिंक यू गेट टू इमोशनल टॉकिंग अबाउट पीएमएलएन, एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. आई अश्योर यू पार्टी वुड हैव डन व्हाट दे आर, any party would have done what they are currently doing. In past PTI have done many unconstitutional acts but apparently. अच्छा मुझे एक तो नंबर 1 ये बताइए कि पीटीआई ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कौन सा किया, 1. और वो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया तो उस पे पीटीआई के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पॉइंट नंबर 2. और जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के साथ कुछ किया तो फिर उसमें पीटीआई ने क्या किया, पॉइंट नंबर 3. जीबी शाह मुझे प्लीज इन सवालात के जवाब दे दीजिए, थैंक यू सो मच. एंड देन क्या सीन है जी, रेहान अलवी कहते हैं, मरियम औरंगजेब को भी कल पता चला होगा कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड ऑन 10th April. यू कांट ब्लेम यार, हाउ मेनी ऑफ अस न्यू दैट थिंग. मुजम्मिल अवान कहते हैं, यू हैव यूट्यूब लिंक इन योर ट्विटर प्रोफाइल विदाउट एनी वीडियो इन इट येट. आई सजेस्ट यू स्टार्ट लाइव यूट्यूब ट्रांसमिशन ऑफ योर मॉर्निंग शोज डेली, मोर एक्सेसिबिलिटी एंड मोर इनकम. देखिए यही तो प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब शो अपने स्टूडियो से कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरा स्टूडियो पे एक कैमरा लगा हुआ है सामने जो कि मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, बिकॉज हमारा अपना चैनल का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो ये वीडियोस लगाते हैं. अब उस पर मैं अपने यूट्यूब लगाना शुरू कर दूं एंड आई स्टार्ट गेटिंग ऑल द व्यूज, तो ये तो उनके लिए फिर गलत बात हो जाएगी. तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेजर टाइम. बट आपका भाई इस वक्त फुल यूट्यूब में इस वक्त मेरा फोकस है. प्लीज जस्ट गिव मी सम टाइम और वेरी सून इंशाल्लाह वो आएगी चीज. मुझे उम्मीद ये है दैट इट विल बी अ प्रोफेशनल जॉब. नहीं आप लोग भी कहेंगे कि अदील देखिए कंटेंट अपनी जगह होती है बट द वे यू प्रेजेंट एंड हाउ योर स्क्रीन लुक्स रियली मैटर्स अ लॉट. सो जस्ट गिव मी सम टाइम, इंशाल्लाह फ्यू डेज आफ्टर द ईद कुछ शायद चीज आपको नजर आए. और विश मी गुड लक फॉर दैट गाइस, विश मी गुड लक. ऑलराइट, मैं शाम में मेरा प्लान है, नॉट इन द मॉर्निंग बिकॉज मॉर्निंग में आई विल कंटिन्यू डूइंग माय रेडियो, बट इन द इवनिंग इन द नाइट टाइम I want to take you guys off your television screens and focus on some useful information at the evening, inshallah. So yeah, Muzammil Awan साहब थोड़ा सा टाइम और दें सर. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने आपको अभी जिन लोगों ने अभी आपको नहीं मुझको अभी ट्यून इन किया, ये मेरा दिमाग 3-4 जगहों पे चल रहा था अभी असल में इंस्टा लाइव पे डिस्कशन ऐसा आ गया था कि भाई इतनी महंगाई हो गई है, पीपल कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड नाउ. पाकिस्तान में कहाँ घूमें, ईद की छुट्टियों में कहाँ जाएं यार. वैसे ईद की छुट्टियों में खुदा के लिए मरी नथिया गली मच जाइएगा, तबाह कर दिए हैं वो एरिया से, ईद पे जो हाल होता होगा वहाँ पे. लेकिन खैर एनीवे यार कुछ नई जगह ढूंढ के लाए ना यार, कुछ इस तरह की चीजें. ईद मनाएं सुबह सैदन शाह में, वाह क्या जगह ढूंढ के लाया हूँ मैं. कटास राज देखें जाके वहाँ पे ईद पे. Anyway, क्या बातें कर रहा हूँ. Anyway, बात करते हैं भाई कुछ जरा चीन की डिप्लोमेसी के हवाले से. आप जानते हैं कि चीन की डिप्लोमेसी की जो बरकत हैं वो अब नजर आनी शुरू हो गई हैं, और जो नजर आनी शुरू हुई हैं उसका जो सबसे इस वक्त सॉलिड उसकी जो टेस्टिमनी है वो आपको नजर आ रही है मिडल ईस्ट में. और मिडल ईस्ट में आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान जो हैं, यार मुझे तो डर ये लग रहा है आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के बेस्ट बडीज ना बन जाएं यार. यानी हम लड़ते रह गए, हमें लड़वा दिया, आपस में खुद दोस्त बन गए. अभी खानदान में होते हैं ना फड्डे, इस तरह के खानदान में इस तरह के फड्डे होते हैं. आप कहते हैं ना अगर आपकी हमसे दोस्ती है तो आप उनसे नहीं मिलेंगे,
कहते हैं अच्छा यार नहीं मिलेंगे उनसे, पर थोड़े दिनों बाद उनकी उनसे दोस्ती हो जाती है, फिर आप कहते हैं अबे यार अब मैं क्या करूं. तो कुछ यही सीन हो रही है, हम पाकिस्तानियों का यही हाल होने वाला है. यानी इन दोनों मुल्कों ने मिलकर हमारे मुल्क में फिरका वाराना फसादात की एक अजीब आग लगा दी जी. फलाना तो वो सलफी, तो वो अहले तशी, और ये तू काफिर तो फलाना. अब दोनों दोस्त बन गए, बन रहे हैं, बहुत तेजी से दोस्त बन रहे हैं. ये चाइना की हरकतें फंसा दी हमको चाइना हर तरफ से. मुझे कभी लगता है चाइना हमारा दोस्त है या दुश्मन है, कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का नान नफका चलने के लिए सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी बहुत जरूरी है. लेकिन खैर, मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ बिकॉज देखिए, एक तो ये हुआ है कि सऊदी अरब के एक आला सतही वफ्द ने एक दौरा किया है ईरान का, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी जो ईरानी जो सऊदी एम्बेसी थी वहां पे उसका जाके जरा देखा है कि भाई कहाँ पे एसी लगाने हैं, क्या करने हैं, खिड़कियां दोबारा बननी है, क्या होना है, सीवरेज लाइन वगैरह ठीक है. मैं सीरियसली वो अपने, क्योंकि अब सफारत खाने दोबारा खुलने हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो पिछले 7-8 साल से बंद हैं, तो इस हवाले से जो है ना वो सिलसिला चल रहा है. अब दूसरी चीज क्या होने वाली है, दूसरी चीज ये होने वाली है दैट हाँ, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ये कोल्ड वॉर, नॉट सो कोल्ड वॉर चल रही थी, इसका जिस मुल्क को दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, नहीं वो दैट वाज़न्ट पाकिस्तान, दैट वाज यमन. आप जानते हैं यमन की सरहद जो है वो ज़ाहिर मिलती है विद यमन की सरहद मिलती है सऊदी अरब के साथ. और आप ये भी जानते हैं कि यमन में एक जो उनकी हुकूमत थी, और फिर उनके यहाँ एक बागी तंजीम थी जिसका नाम हूथी मलेशिया कहा जाता था. नाउ दीस हूथीज आर बैक्ड बाय ईरान. ज़ाहिर है उनमें थोड़ा बहुत फ़िक़ी ममासलत तो है ही अपनी जगह, लेकिन सऊदीज जो हैं दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ जो वहाँ पे यमन में प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड दैट गवर्नमेंट इज रिकग्नाइज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशंस आल्सो रिकग्नाइजेस दैट गवर्नमेंट. लेकिन जो यमन में जो कैपिटल है उनका सना में जो कब्जा है वो हूती बागियों का है. और ये हूती बागी जो हैं ये तकरीबन आई थिंक 2015 से इन्होंने जो है ना वो कब्जा करके सना में रखा हुआ है. इस खाना जंगी की वजह से, यानी गवर्नमेंट और हूती बागियों के दरमियान खाना जंगी की वजह से, जो कि ज़ाहिर है हम जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो ये जंग है, इन दोनों के दरमियान इस जंग की वजह से इस मुल्क का कबाड़ा हो गया, तबाही बिल्कुल फिर गई. वैसे यमन वैसे भी अरब मुल्कों में, मिडिल ईस्ट के गरीब तरीन मुल्कों में से था. परहैप्स अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज द पोरेस्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट. और उसमें फिर इन दोनों मुल्कों की लड़ाई झगड़ी वजह कहते हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यमन की 80% जो आबादी है वो बैरून मुल्क इमदाद पे डिपेंड करती है. यानी अगर बैरून मुल्क से इमदाद आना बंद हो जाए तो वो बेचारे भूखे मरना शुरू हो जाएंगे. वहाँ की मैंने कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुनी है, मैंने कुछ न्यूज़ फीचर्स वगैरह सुने, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं और जो कुछ हुआ है, बहरहाल जी इन दोनों मुल्कों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया. लेकिन अब कुछ उम्मीद जागी है और सुनने में यह आया है और ये खबर आई है, इवन दो सऊदी अरब ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब का एक और हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो सना पहुंचा है. और सना में वहां पे उनकी हूती बागियों के साथ जो है वो डिस्कशन होने वाली है. सुनने में ये भी आया है कि ओमान, जिसकी सरहद भी लगती है, यमन की सरहद दो मुल्कों के साथ लगती है, शुमाल में सऊदी अरब है और उनके मशरिक में ओमान है. ओमान का भी जो एक वफ्द है वो भी साथ वहां पर पहुंचा है. और अब ये साथ मिलके जो है ना वो एक टेम्पररी, या कुछ लोग ये कहते हैं परमानेंट सीज फायर की जानिब जो है ये बढ़ रहे हैं. नाउ किन कंडीशंस पे ये होगा, बिकॉज ये बात तो है कि जी ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, जिन्होंने मिलकर एक ऑफेंसिव लॉन्च किया था. अगर आपको याद हो पाकिस्तान पे भी बड़ी प्रेशर था एक जमाने में कि सऊदी अरब का साथ दें हूती बागियों के खिलाफ. तो अब अगर ये वहां पे परमानेंट सीज फायर हो जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि किन टर्म्स पे होगी. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज दैट द टॉक्स आर हैपनिंग. और ये वो बरकत हैं चाइनीज डिप्लोमेसी के जिसका मैं जिक्र कर रहा था. यानी ये दो ममालिक तो साथ आ ही आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी ममालिक के साथ भी इनके फटे वटे हैं, वो जो इनकी वजह से, इन दोनों मुल्कों की वजह से, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सीरिया के जानिब भी आप सुन चुके हैं कि सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान काफी डिफरेंसेस थे. अब ये दोनों ममालिक भी एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिलाने को तैयार हैं, बल्कि पहला हाथ तो वो मिला ही चुके हैं. अगेन ज़ाहिर इसमें ना कोई चाइनीज का इन्फ्लुएंस जरूर होगा. और तो ये अगर आप सारी चीजें इसको देखें, आई मीन लेट्स कहते हैं ना एक रॉकेट लेकर जरा हम कोई 50,000 फुट की बुलंदी पर जाते हैं, जहाज 25-30,000 40,000 फुट पर, मैं उससे भी ऊपर आपको लेकर जाता हूँ. तो ये सारी चीजें देखकर आपको अंदाजा ये होता है दैट पूरी दुनिया इस वक्त एक नए तरीके से अपने आप को रियलाइन कर रही है. ओके जी, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से हम एक यूनिपोलर
वर्ल्ड के बजाय बाईपोलर वर्ल्ड जा रहे हैं, जहां पे दीस चाइनीज आर देयर. ये मैंने पिछले हफ्ते काफी तफसील से इसके हवाले से बात की थी कि हाउ कंसर्न मगरब और अमेरिका जो है वो चाइना के बारे में है. और अगर आप ये देखें तो चाइना जो है वो अपना एक इम्प्रेशन, जो मैंने अफ्रीका के हवाले से बात की थी कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाइना इज द गो टू कंट्री फॉर दैट. और अब चाइना अपने आप को उससे एक और ऊपर लेवल पे ले जाके दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर इन द वर्ल्ड, जिसपे काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कैन चाइना प्ले अ रोल मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. उस पर मेरे अपने सर्टन रिजर्वेशंस है, लेकिन बहरहाल अभी के लिए इतना ही. सो इट्स अ वेरी वेरी इंकरेजिंग न्यूज जो कि यमन से आई है. दिस कंट्री डेस्परेटली नीड्स वर्ल्ड हेल्प, और इन दोनों मुल्कों की इस जंग ने जो है उसको बिल्कुल तबाही दहाने पे ले आए हैं. लेकिन अब situation is inshallah will get better. Moving towards the commercial break now. It's a long one. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yes guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. Yes, I understand. That was a pretty long break today. So yeah, challenge है. Okay. And then we have got और हम क्या बात करने वाले थे, हमने अभी हूती यमन के हवाले से जो है तफसील से बात कर लिया. हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आज मैंने इंटरनेशनल वेब्स, जो सुबह खबरों की एप्स में खोलता हूँ, तो उसमें मुझे तस्वीर नजर आई कुछ इसराइलियों के रोते हुए की, और वो रो रहे थे भाई इसराइली. और हुआ ये सिलसिला कि ये एक बड़ा वाकया हो गया, और इसराइली जो है, जाहिर है आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि एक पर्टिकुलर जाविये से फलस्तीनियों के और इसराइल के दरमियान जो वाकयात है उनको देख रहा होता है. यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी रिसेंटली हमारे घर में ना, अभी हम लोग, हमारे जो साहबजादे ना, वो घर में अल जजीरा बहुत लगा रहे हैं, RT बहुत लगा रहे हैं, तो हमारे केबल पे आता है वो. यार वाकई यार, वो जिस तरह अदर साइड ऑफ द पिक्चर आपको दिखाते हैं ना यार, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मेरी कोई जो प्यास है वो बुझ रही है ये चीजें देखकर, मेरी भूख मिट रही है ये चीजें देखकर. बिकॉज ये BBC, CNN यार, ये सब, फॉक्स तो खैर लेवल है उनका, लेकिन खैर हुआ ये है बेसिकली वो हुआ ये फलस्तीन में, इसराइल में दो ब्रिटिश इजरायली सिस्टर्स हैं, दे हैव बीन किल्ड इन द शूटिंग इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, यानी फलस्तीनी. ठीक है जी, फलस्तीन में ही उन लड़कियों को जो है वो गोली मार दी गई है, और जिनके नाम माया और रीना दी है, जिनकी एज 20 और 15 थी, और उनकी वालदा जो है वो इस वक्त, जिनका नाम लिया है, वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है फॉलोइंग अ सर्जरी. आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात सख्त होते जा रहे हैं इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान. एक बार फिर से इजरायलियों ने जो है वो मस्जिद अल अक्सा पे हमला किया, वहाँ पे बेहुरमती की, नमाजियों को मारा पीटा. फिर उसके बाद कुछ रॉकेट्स फायर हुए हैं फ्रॉम साउथ ऑफ लेबनान, और कुछ रॉकेट्स फायर हुए हैं फ्रॉम गजा स्ट्रिप. और फिर उसके बाद जो है वो इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई की, उनकी एयर फोर्स ने जो है वो IDF वगैरह एक्शन में आए. अब क्या सिलसिला हुआ है जी, अब ये इसमें एक एस्केलेशन हुई है इस वायलेंस में. बिकॉज आपको पता है कि अगर आप इसराइल के 2 मारते हैं तो वो उसकी जगह उनके कोई 15-20 लोग मार देते हैं वो लोग. ये इसराइल का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह काम करता है. देखिए बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि दुनिया में किसी भी शख्स की जान किसी भी वायलेंट अमल में जाए, ये एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है. कोई भी शख्स जो है वो इस तरह नहीं मरना चाहिए. इस तरह ये भी एक जुल्म है और जबर है. लेकिन आपको जिस चीज़ का बड़ा एहसास होता है वो ये होता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह इसकी कवरेज कर रहा होता है, यानी बिल्कुल अभी ये दोनों बहनों की तस्वीर मेरे सामने है. दीज आर लिटिल यंग गर्ल्स लाइक 20 and 15, और कितने इनकी एस्पिरेशंस होंगी एंड ऑल. बट फिर वही बात आती है, इसको कोई व्हाट अबाउटरी बोले या क्या बोले, बट व्हाट अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ सो मेनी अननोन पैलेस्टीनियंस who have died in these conflicts and all. उनकी कौन बात करेगा यार, उनका मुकदमा कौन जाके लड़ेगा. बिकॉज जाहिर है अब मुसलमान मुल्कों ने तो ठंड करा दी है और कुछ नहीं होने वाला. जाहिर है वी कांट डू एनीथिंग, आवाज भी नहीं निकलती है. एक कॉन्डेमनेशन का एक बयान जो है वो आ जाता है. लेकिन बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये रोते धोते इसराइली नजर आ रहे हैं, यहूदी इंतहा पसंद नजर आ रहे हैं. अब ये जो वेस्ट बैंक जो जहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई हैं, जहाँ की आबादी को जानबूझ के अरबों की आबादी को माइनॉरिटी में लाया जा रहा है, और जो यहूदी हैं उनको मेजॉरिटी में लाया जा रहा है. इन इलाकों में मरने वाली इन 2 लड़कियों के बाद अब इसराइल का इस पर रिटेलिएशन क्या होने वाली है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह सबकी जानों की हिफाजत करे. काश कभी चाइना यहाँ भी मीडिएट करके 2 स्टेट सोल्यूशन. देखिए इसराइल का याद रखिएगा, वो जो हम कहते हैं ना इसराइल को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, हम जेरूसलम पे
झंडा लहराएंगे इस्लाम का, ये यार ये बातें जरा चिल कर जाएं. ओके, the solution is a two-state solution. Both of these countries have to coexist. I really hope China does something about it. Let's see. Long shot. But सोचने में क्या हर्ज है. लिए चलते हैं आपको जी अब इख्तिताम की जानिब. मेरी आप लोगों से अब मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. This of course is the first show of the week. And wishing you all the very best for the coming week. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan, Zindabad. This is Mira FM 107.4.